नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रथमेश जैन है और मैं एक शोल्डर सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे एक्रोमियोक्लेविकुलर आर्थराइटिस के बारे में। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट कंधे में कंधे के जोड़ के अलावा एक जोड़ होता है जो आपको ऊपर की तरफ महसूस भी हो सकता है। ये जोड़ कॉलर बोन और एक्रोमियन के मध्य में स्थित होता है और कभी किन्हीं कारणों से इसमें दर्द हो सकता है, इसमें सूजन आ सकती है जो आपको कंधे के दर्द की तरह प्रेजेंट कर सकता है। तो आज हम देखेंगे कि एक्रोमियोक्लेविकुलर आर्थराइटिस क्या होता है और क्यों होता है। एक्रोमियोक्लेविकुलर मतलब एक्रोमियन और क्लेविकल जॉइंट के बीच में जो जॉइंट होता है उसके अंदर अगर सूजन आ जाए तो उसको एक्रोमियोक्लेविकुलर आर्थराइटिस बोलते हैं। ये एक छोटा सा जॉइंट होता है। इस जॉइंट की साइज 9 मिलीमीटर चौड़ाई में और 19 मिलीमीटर लंबाई में होती है। इस जोड़ के मध्य में एक फाइब्रोकार्टिलेज होती है और अगर आपके इस जोड़ में कोई भी इंजरी होती है, सूजन आती है, तो ये जोड़ कंधे में दर्द दे सकता है। इस जोड़ में दर्द या इस जोड़ में आर्थराइटिस आमतौर पे 4 कारणों की वजह से होता है। पहला कारण डीजेनरेशन, मतलब धीरे धीरे आप हल्का हल्का काम करते रहते हैं, कंधे का काम करते रहते हैं, तो धीरे धीरे जो है वो इस जोड़ में घिसारा हो जाता है, तो उसको डीजेनरेटिव एक्रोमियोक्लेविकुलर आर्थराइटिस बोलते हैं। दूसरा कारण पोस्ट ट्रॉमेटिक एक्रोमियोक्लेविकुलर आर्थराइटिस। आपने कई बार सुना होगा कि कंधे में चोट लगी है, कंधे की हड्डी डिस्लोकेट हो गई है, एक्रोमियोक्लेविकुलर डिस्लोकेशन हो गया, या किसी भी चोट लगने के कारण ये फ्रैक्चर हो गया, जो कॉलर बोन है उसके अंदर फ्रैक्चर हो गया, तो उसके कारण पोस्ट ट्रॉमेटिक एक्रोमियोक्लेविकुलर आर्थराइटिस भी हो सकता है। ये दूसरा सबसे कॉमन कारण है। तीसरा कारण इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, मतलब कोई सूजन के कारण, गठिया वाय के कारण भी हो सकता है। और चौथा कारण किसी तरह का इन्फेक्शन के कारण जो है इस जॉइंट में सूजन आ सकती है। ज्यादा कॉमनली जो हम देखते हैं, ज्यादा आमतौर पे जो हम देखते हैं, वो डीजेनरेटिव और पोस्ट ट्रॉमेटिक एक्रोमियोक्लेविकुलर आर्थराइटिस होता है। अगर एक्रोमियोक्लेविकुलर आर्थराइटिस होता है तो आपको क्या सिम्टम होंगे, आपको कैसे पता लगेगा? देखिए, कंधे में दर्द होगा, वो रात के टाइम ज्यादा होगा और ये दर्द जो है वो अंदर रूनी नहीं होकर के सुपरफिशियल होगा, मतलब ऊपर की तरफ होगा। आप महसूस कर सकेंगे कि इस जगह पे दर्द होता है। कई बार इस जॉइंट में आर्थराइटिस आने की वजह से अंदर की तरफ जो स्नायु होता है, जिसको रोटेटर कफ बोलते हैं, उस पर भी प्रेशर पड़ता है और इम्पिंजमेंट सिंड्रोम के फीचर्स भी आ सकते हैं। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो जॉइंट है इसके बीच में फाइब्रोकार्टिलेज होती है और एक कुशन का काम करती है। हमने ये भी देखा है कि ये जॉइंट उन लोगों में ज़्यादा तकलीफ देता है जो लोग एथलीट्स होते हैं, हैवी वेट उठाने का काम करते हैं, या बॉडी बिल्डिंग करते हैं, या जिम में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं। उन मरीजों में भी ये जॉइंट ज़्यादा तकलीफ देता है। अगर आपको ये शक है कि आपको ये तकलीफ हुई है, तो आप कैसे उसको टेस्ट करेंगे? तो जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, हम यूजुअली 3 तरह के टेस्ट करना पसंद करते हैं। एक पहला टेस्ट जो होता है वो है क्रॉस बॉडी एडक्शन टेस्ट। उसमें हम क्या करते हैं कि आप अपना हाथ जो है पेशेंट के जॉइंट के ऊपर रखते हैं, फिर उस पेशेंट को हम बोलते हैं कि अपना हाथ जो है वो बॉडी में दूसरी तरफ ले जाए। इसको क्रॉस बॉडी एडक्शन बोलते हैं। और ये जो है सबसे सेंसिटिव टेस्ट है, इसमें हम मोस्टली सारे केसेस को पकड़ पाते हैं। इसके अलावा 2 टेस्ट हम और करते हैं। एक टेस्ट है जिसको बोलते हैं एक्रोमियोक्लेविकल रजिस्टर्ड एक्सटेंशन, जिसमें हम हाथ को इस तरह से रखते हैं, फिर उसको पीछे की तरफ ले जाते हैं तो और उसको रजिस्ट करते हैं। तो अगर पेशेंट को पेन होता है तो वो भी इस बात का द्योतक है कि उसको एक्रोमियोक्लेविकुलर आर्थराइटिस है। और तीसरा जो हम टेस्ट करते हैं वो एक्रोमियोक्लेविकुलर ओब्रायंस एक्टिव कंप्रेशन टेस्ट करते हैं, जिसमें अगेन हाथ को ऊपर रखते हैं, हाथ को अंदर की तरफ मोड़ते हैं और फिर उसको बाहर की तरफ ले आते हैं। तो जैसे उसको कंप्रेस करते हैं जॉइंट को, वो पेन करता है। और ये ओब्रायंस एक्टिव कंप्रेशन टेस्ट जो होता है, ये सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक टेस्ट होता है अगर आपको एक्रोमियोक्लेविकुलर आर्थराइटिस है। तो अगर आपको सस्पिशन है तो उसको कंफर्म करने के लिए आप एक्सरे कर सकते हैं और आजकल एमआरआई कर सकते हैं। एक्सरे में 3 तरह के व्यू हम नॉर्मली कराते हैं। एक एपी व्यू होता है जो स्टैंडर्ड हम सभी पेशेंट्स में करते हैं, दूसरा एक स्कैपुलर वाई व्यू होता है, और तीसरा एक जंका व्यू होता है। जंका व्यू स्पेसिफिकली एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट के लिए किया जाता है। परंतु आजकल जो बेस्ट मॉडलिटी मैं मानूंगा एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट के कोई भी प्रॉब्लम हो उसको डायग्नोस करने के लिए, तो वो है एमआरआई। क्योंकि एमआरआई हमको एग्जैक्टली कौन से जॉइंट में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, वो बता पाता है। अगर हम जोड़ की बात करें तो जोड़ में ऊपर
आगे, पीछे और नीचे तीनों जगह एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। इसमें खास तौर से ऊपर वाला जो लिगामेंट होता है जिसको सुपीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट बोलते हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो करीबन 68% टोटल जो लिगामेंट है उसका आपको स्ट्रेंथ देता है। साथ ही इस जो कॉलर बोन है इसकी ऊपर जाने की टेंडेंसी होती है, उस टेंडेंसी को रोकने के लिए एक ट्रेपेजॉइड और कोनॉइड दो कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट होते हैं जो कॉलर बोन को ऊपर जाने से रोकते हैं। अगर आपको ये डायग्नोसिस हो गया है कि आपको एक्रोमियोक्लेविकुलर आर्थराइटिस की तकलीफ है और एक्सरे और एमआरआई के बेसिस पे कंफर्म हो गया है, तो हमें क्या करना चाहिए? पहली चीज तो एक्टिविटी मॉडिफिकेशन। इसका मतलब कि आप बार बार रिपीटेड जो काम कर रहे हैं, कुछ लेबर वर्क है, कोई भी हैवी काम आप कर रहे हैं उसको नहीं करें। हाथ ऊपर ले जाने की का एक्टिविटी, ऐसा काम जिसमें हाथ बार बार इधर जा रहा है, और स्पोर्ट्स एक्टिविटी या वेट लिफ्टिंग है या बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो वो सब आपको रोकना है। वो पहली चीज। हल्की फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन हम कर सकते हैं। थोड़ी लोकल मॉडलिटीज़ जो है वो हम दे सकते हैं, कुछ तरह की सिकाई, इंटरफेरेंशियल थेरेपी, डायाथर्मी, वो सब फिजियोथेरेपी मॉडलिटीज़ हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट देते हैं, वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होती हैं, तो वो आप ले सकते हैं। अधिकतर केसेस में ये सब करने से आराम पड़ जाता है। जिन पेशेंट्स में इनसे आराम नहीं पड़ता है उसमें आगे एक टेक्निक होती है जिसको एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट इंजेक्शन बोलते हैं। इस पद्धति में हम जॉइंट को लोकलाइज करके उसके अंदर एक इंजेक्शन देते हैं, जो इंजेक्शन दर्द बंद करने की दवाई का भी हो सकता है और एक स्टीरॉयड का भी हो सकता है। तो ये इंजेक्शन दोनों तरह का काम करता है। इसको डायग्नोस्टिक टेस्ट भी बोलते हैं और थेरापेटिक टेस्ट भी बोलते हैं। आमतौर पे हम इसमें ट्राइमसिलोन करके स्टीरॉयड होता है, वो हम दे सकते हैं, तो उससे कुछ समय तक आपको दर्द में आराम रहेगा। ये अगर इंजेक्शन हम दे रहे हैं तो ये इंजेक्शन 3 से 4 महीने से पहले हमको रिपीट नहीं करना है। तो अगर हमने आज एक इंजेक्शन दिया है तो दूसरा इंजेक्शन देने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने का हमको वेट करना चाहिए। अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी आराम नहीं पड़ता है तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए सबसे अच्छी पद्धति ये है कि इस जॉइंट को, जो डिस्टल एंड ऑफ क्लेविकल है, उसको निकाल दिया जाए। हमारे जितने भी जॉइंट्स बॉडी में, उसमें एक यही जॉइंट ऐसा है जिसमें उस जॉइंट को अगर हम निकाल दें तो बॉडी में कोई साइड इफेक्ट या कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए लॉर्ड मम्फर्ड करके एक सर्जन थे, उन्होंने ये हमको सर्जरी बताई थी कि इसमें जो है हम डिस्टल एंड ऑफ क्लेविकल, मतलब जो आपका कॉलर बोन है उसका जो लास्ट एंड है, जो जॉइंट बनाता है, उस जॉइंट को हम, उस बोन को हम निकाल देते हैं। करीबन 1 से 1.5 सेंटीमीटर अगर हम निकाल देते हैं तो तकलीफ ठीक हो जाती है। आजकल एडवांसमेंट होने के साथ साथ यही पद्धति है दूरबीन से संभव है। तो आजकल हम यही सर्जरी जो एक्रोमियोक्लेविकुलर आर्थराइटिस के लिए सर्जरी होती है, जिसको हम डिस्टल क्लेविकुलर एक्सिजन बोलते हैं, वो हम एक दूरबीन से छोटे छोटे छेद करके वही सर्जरी आसानी से संपादित कर सकते हैं, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इस सर्जरी को हमारी भाषा में आर्थ्रोस्कोपिक डिस्टल क्लेविकुलर एक्सिजन कहते हैं। इसकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप मैं इस वीडियो के साथ संलग्न कर रहा हूँ, जो आप देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कंधे के ऊपर की साइड में पेन है, जो रात में ज़्यादा होता है और पेनफुल है, और स्पेसिफिकली अगर आपने रात ज़्यादा हैवी एक्टिविटी की है, वेट लिफ्टिंग की है, बॉडी बिल्डिंग करी है और आपको कंधे में इस तरह का दर्द है, तो आपको ये तकलीफ हो सकती है। अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।